हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उससे पहले हम लोग पिछले वीडियो का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था 4 तरह के मटेरियल्स होते हैं। सॉरी, मटेरियल को अपन ने मेटल को अपन ने 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला वो होता है जो कि चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ करता है, उसको अपन ने बोला था कंडक्टर। सेकेंड वो जो चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, उसको अपन ने बोला था इंसुलेटर। और इंसुलेटर की स्ट्रेंथ क्या थी? इंसुलेटर की स्ट्रेंथ थी आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इंसुलेटर कितना अच्छा इंसुलेटर है या कितना खराब इंसुलेटर है वो डिपेंड करेगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या थी? मैक्सिमम maximum electric field it can withstand before its breakdown। breakdown होने से पहले वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, उसकी उस प्रॉपर्टी को अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते थे। उसके बाद हमने एक ऐसा और मटेरियल देखा था जो कि इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, उसको अपन ने सेमीकंडक्टर बोला था। सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर का काम करते हैं और हाई टेम्परेचर पर आपके कंडक्टर का काम करते हैं। उसके बाद हमने एक लास्ट पढ़ा था सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो कि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ चार्जेस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं इसके अंदर और वो पढ़ते हैं अपन लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर हमें ये देखना है कि हम लोगों ने अभी एक बेसिक एक ही तरह का अपन ने मेथड पढ़ा है चार्जिंग के लिए और वो था रबिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग। रबिंग के अंदर क्या एक्शन होते हैं? ठीक है, तो उसको अपन पहले देख लेते हैं। अब हम लोग किसी एक बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं और चार्ज किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, उन मेथड्स को अपन समझते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड। इसके अंदर सबसे पहला मेथड अपन ने जो पढ़ा था वो था रबिंग, बाय रबिंग। ये एक ऐसा मेथड है जो हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर होता क्या है? बेसिकली जब भी अपन एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करते हैं उस समय एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर फंस जाता है और अपना जगह छोड़ देता है, वो दूसरे के अंदर परमानेंटली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस ऑब्जेक्ट के पास में नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो उसका चार्ज कैसा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो रबिंग के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन get entangled and are transferred to the other object। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी अपन एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर फंस जाते हैं और इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इसके अंदर सेकंड हम लोग पढ़ना है हमें, वो जो है सेकंड प्रोसेस लेते हैं। एंड सेकंड प्रोसेस जो होता है वो होता है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन का मतलब होता है टच करना, कॉन्टेक्ट। ठीक है, टच बोल सकते हैं, कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं, इस तरह से। अब मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो इसको अपन कैसे चार्ज करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं इसको अपन ने खूब चार्ज दे रखा है, खूब चार्ज दे दिया, रबिंग की हेल्प से खूब चार्ज दिया है इसके ऊपर, रब कर करके इसके ऊपर खूब चार्ज दिया है। अब इसकी हेल्प से मुझे इसको चार्ज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी तरफ ले जाता हूँ मैं,
अब इसके अंदर खूब सारे चार्जेस भरे हुए हैं, ये चार्जेस इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन ये चार्जेस इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? एयर। और एयर क्या होता है? इंसुलेटर। और पिछले लेक्चर में हम लोग ये समझ चुके हैं कि इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो कि चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करते उनके अंदर से। तो क्या एयर इसके अंदर से, क्या एयर की वजह से इसके चार्जेस बाहर निकल पाएंगे? एयर की वजह से चार्जेस बाहर नहीं निकल पाते। तो हम लोग क्या करें? हम लोग इसको ले जाते हैं ऐसे बात लेकर, अभी भी बीच में एयर है, चार्जेस नहीं चल पाए। और बात लेकर अभी भी बीच में एयर होती है, चार्जेस नहीं चल पाए। और बात लेकर अभी भी बीच में एयर है, चार्जेस नहीं चल पाते। जैसे ही टच होते हैं एयर खत्म हो जाती है और हमको पता है दूसरा उसको क्या मिल गया? जाने के लिए रास्ता मिल गया, क्योंकि दूसरा मेटल आ गया। जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही मटेरियल आता है दूसरा, ये चार्जेस इसके अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं एकदम। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इसका चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0। नेट चार्ज 0 यानी ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। हम देख सकते हैं 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुछ प्लस भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी कौन सी है इसके अंदर? इसके अंदर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन से हम बोलेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये वाला 0 चार्ज है। नेट चार्ज इसका 0 है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब ए ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम बी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर खूब सारे चार्जेस हैं, इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, इस रिपल्शन की वजह से ये चार्जेस को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद चारों तरफ क्या है? एयर है, और एयर इनके चार्जेस मोशन को अलाउ नहीं करते, तो ये चार्जेस इसके बाहर नहीं निकल पाते। तो हम लोग क्या करते हैं? इनको दोनों को पास ले आते हैं, इन दोनों को अपन पास ले आते हैं, बिल्कुल टच कर देते हैं। ये इस तरह ये ऐसे अपन इनको टच करते हैं। ये इस तरह से टच कर दिया। ए ऑब्जेक्ट को अपन ने बी ऑब्जेक्ट के साथ टच कर दिया। जैसे ही टच करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये भी मेथड है आपका। ठीक है, जैसे ही ये ट्रांसफर होना स्टार्ट होते हैं, ये रिपल्शन होते हैं। इसके अंदर रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है। इस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पहले इसका चार्ज कैसा था? नेट चार्ज 0। नेट चार्ज 0 यानी जितने पॉजिटिव उतने उतने नेगेटिव। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका नेट चार्ज कैसा हो गया? इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक एन ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन आया तो उसने उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव हो गया। अब अभी भी इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और ये एक तरह से चार्जेस चलना स्टार्ट होते हैं, और धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट के बाद भी कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमने देखा एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से दूसरा ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज करना सीखा बाय कंडक्शन, दैट इज बाय कांटेक्ट की हेल्प से हमने टच करके इसको चार्ज करना सीखा। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है, याद करने वाली बात यह है कि कब तक ये चार्जेस चलते रहेंगे। क्या ये सारे नेगेटिव चार्ज के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे? क्या ए के सारे नेगेटिव चार्ज बी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपस में बैलेंस कंडीशन में नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये तभी तक चलेंगे जब तक बैलेंस नहीं हो जाते, यानी कि इधर भी रिपल्सिव फोर्स है। अब देखो कुछ देर बाद ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है यानी इसके इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव है इसके इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, वापस ए के अंदर जाना चाहते हैं। बी वाले भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी ए वाले भी रिपेल कर रहे हैं, ए वाले बी के अंदर जाना चाहते हैं, बी वाले ए के अंदर जाना चाहते हैं।
जब ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा बी ए के अंदर से बी के अंदर तब तक आते रहेंगे जब तक ये रिपल्सिव फोर्स बैलेंस नहीं हो जाता। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि मान लेते हैं इसके अंदर से ये सिचुएशन ऐसी बनी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर जो है कितने पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और इसके अंदर कितने 6 पॉजिटिव। अब इसके अंदर माइनस कितने 6 नेगेटिव 6 वाले और इसके अंदर नेगेटिव कितने 12। ठीक है, तो अब देखो नेगेटिव इसके अंदर कितने 12 और पॉजिटिव कितने इसके अंदर 6। इसके अंदर नेगेटिव कितने हैं 6 और पॉजिटिव कितने हैं 3। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर कि ये 6 है इसके अंदर नेगेटिव बना रहे हैं और इसके अंदर भी नेगेटिव कितने बना रहे हैं 6 नेगेटिव बना रहे हैं। जब ये 6 इसको नेगेटिव बना रहे होते हैं, इधर भी 6 है इधर भी 6 नेगेटिव है, ये 6 नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इस रिपल्सन की वजह से ये इधर ट्रांसफर होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इधर भी 6 हैं, ये भी एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं और ये भी इधर ट्रांसफर होना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अब क्यों कि इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स और इधर वाला रिपल्सिव फोर्स आपस में बैलेंस हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आकर ये चार्जिंग वाला प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है। तो हमें याद रखना है कंडक्शन वाले चार्जिंग वाले प्रोसेस के अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस ए के अंदर है वो सारे के सारे बी के अंदर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक कि ये रिपल्सिव फोर्स आपस में बैलेंस नहीं हो जाते हैं। जैसे ये रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो जाता है ये चार्जिंग वाला प्रोसेस भी आपका रुक जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। This was charging by conduction, that is the contact. तो इसके अंदर याद क्या रखना है? Full charge of A do not come to the B। तीसरा प्रोसेस जो है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको अच्छे से समझना। थर्ड टॉपिक that is your electrostatic induction। थर्ड टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसको समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कई बार आपकी जनरल हमारी डेली लाइफ में इंडक्शन का जो यूज होता है वो हर बार आता है। कई बार हम देखने को मिलता है इंडक्शन। ठीक है, जैसे कि आप जॉब करने जाते हो तो जॉब करते हैं आपका स्टार्टिंग के 5 दिन में इंडक्शन ही होता है। इंडक्शन का मतलब क्या है वो आपको समझाते हैं। ठीक है, कि आपका काम क्या होगा, आपको क्या क्या करना है। वो आपको कुछ नहीं करते, कैसे नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस आपको समझाते हैं केवल। ठीक है, वो आपका इंडक्शन हो गया। सिमिलरली हमारे यहाँ पे चार्जिंग के अंदर भी एक इंडक्शन होता है। ठीक है, वो तो एक जनरल मीनिंग ऑफ इंडक्शन थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो देखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये चार्जेस भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी न्यूट्रल है। 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव और ये मिला के क्या बन गया, ये आपका न्यूट्रल बन गया। अब हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। हमारा हेडिंग है मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला बाय रबिंग, सेकंड बाय कंडक्शन एंड थर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर होता है क्या है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नेट चार्ज कितना है, चार्ज कितना है इसका नेट चार्ज 0। नेट चार्ज कितना आ गया इसका 0। अब मुझे इसको चार्ज करना है। इसको चार्ज करना है तो मैंने क्या रख दिया इसके पास में ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आया। इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसको इसके पास में रखा, टच नहीं किया है हमने, बिना टच किए कर रहे हैं सारा काम। ठीक है, तो जब इसको पास में रखते हैं तो पास में रखने से कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाता है।
ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके पास में ही मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाया जो कि पॉजिटिव चार्ज था, इसको जैसे इसके पास में रखा पॉजिटिव चार्ज, अब देखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूट्रल का मतलब होता है जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ऐसा। अब तो इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। और क्योंकि ये मेटल है, ये अपने अंदर से चार्जेस की मूवमेंट को अलाउ करता है। हमने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाया और दूसरा ऑब्जेक्ट को इसके पास में रख दिया। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के जितने भी नेगेटिव होंगे उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, और इसके नेगेटिव जो है वो इस सरफेस पे आके इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसे, ये सारे के सारे नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऐसे अट्रैक्शन चलता जाता है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है ये किसको रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, आपके पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरे एंड पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा क्या, हमने ये देखा, जैसे ही हमने एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाया, इस चार्ज ने, पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इसके ऑपोजिट चार्ज को अपने पास वाले एंड पर इकट्ठा कर दिया, अपने जैसे चार्जेस को दूसरे वाले एंड पर रिपेल करके भेज दिया, ठीक है। अब ये चार्जेस और दूर जाना चाहता है, अगर इनको मैं अलाउ करता है, क्योंकि बाहर एयर है तो ये इसको बाहर नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पे कुछ वायर वगैरह बांध देते हैं तो वायर से होते हुए आगे चल सकते हैं, ठीक है। फिर तो ये क्या हो गया, इसका पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया इसका, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी भी दो तरह के चार्जेस को दो अलग अलग सिचुएशन में सेपरेट कर देना, उसको बोला जाता है। तो आपके इसने क्या कर दिया, इस मटेरियल को पोलराइज कर दिया, यानी इसके नेगेटिव चार्जेस को एक एंड पर इकट्ठा कर दिया और पॉजिटिव चार्जेस को एक एंड पर इकट्ठा कर दिया। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलर चार्जेस को एक एंड पर इकट्ठा कर देना और अपोजिट चार्जेस को एक एंड पर इकट्ठा कर देना, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ मिक्स था, पॉजिटिव नेगेटिव सारे मिक्स थे आपस में, और पोलराइजेशन की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस पास वाले एंड पर इकट्ठे हो गए और अपोजिट चार्जेस जो थे वो दूर वाले एंड पे इकट्ठे हो गए, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। अब ये चार्जेस कौन से चार्जेस कहलाते हैं, ये वाले चार्जेस हैं फ्री चार्जेस, इनको क्या बोलेंगे अपन, फ्री चार्जेस। क्यों बोलेंगे फ्री चार्जेस, क्योंकि अगर इसके आगे में इनको चलने के लिए कुछ अवेलेबल करवा देते हैं, इनको चलने के लिए मान लेते हैं इसके साथ आपने वायर बांध दिया, तो उस वायर से होते हुए अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री है, लेकिन क्या ये चार्जेस फ्री हैं, ये चार्जेस फ्री नहीं है, क्योंकि इन चार्जेस को हम कौन से चार्जेस बोलते हैं, इन चार्जेस को अपन बोलते हैं बाउंड चार्जेस, बंधे हुए हैं। क्योंकि इनको किसने पकड़ रखा है, इस प्लेट ने पकड़ रखा, पॉजिटिव प्लेट ने इन चार्जेस को पकड़ रखा है, इसलिए इनको अपन बाउंड चार्जेस बोलेंगे और इनको अपन फ्री चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो लिखते हैं इसके अंदर, when charged body is brought near an uncharged body, when a charged body is brought near an uncharged body, the charges in uncharged body get polarized. Uncharged body get charges and uncharged body get polarized. Polarization का मतलब मैंने क्या बोला है, किसी भी एक चार्ज बॉडी को पास में लाने से उसके ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो उस बॉडी के पास वाले सरफेस पे इकट्ठे होंगे और उसके जैसे जो चार्जेस होंगे वो उस बॉडी के दूसरे यानी दूर वाले सरफेस पे इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं अपन पोलराइजेशन, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दिस वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी, द चार्जेस इन अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है जब भी अपन किसी एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, तो उस अनचार्ज बॉडी के अंदर जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो चार्ज बॉडी की तरफ वाले सरफेस पर इकट्ठा होने स्टार्ट होते हैं, और आपके जो उसके सिमिलर चार्जेस होते हैं वो बॉडी के दूसरी तरफ इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं, दूर वाले सरफेस पे इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं, जिसको अपन पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन वापस आपके आगे आएगा, आगे वाले चैप्टर के अंदर पोलराइजेशन वापस आएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब आप लोग मेरे को एक चीज समझाना, यहाँ पे बना देते हैं हम छोटा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब इसकी दोनों लीव्स पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप की दोनों लीव्स पैरेलल है, इसका मतलब इसके पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है और इसके पास में हम लोग एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो ये क्या है? ये भी तो मेटल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? हमने देखा इसको पास ले जाने से क्या हो गया, इसको जैसे ही हम पास लेंगे, पास ले जाने से ही इसके अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिला। रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट चार्ज है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट कब होगा? जब इनके ऊपर कुछ चार्जेस आए होंगे। तो बताओ मेरे को, इनके गोल्ड लीफ के ऊपर किस तरह का चार्ज आया होगा, प्लस या माइनस? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे समझना वापस। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? नेगेटिव ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव ऑब्जेक्ट कौन से चार्जेस को, ये देखो अभी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? रिफ्लेक्शन नहीं, यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ठीक है, तो अभी इसको जब ले गए तो ये रिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर कुछ चार्जेस आ गए, दोनों लीफ के ऊपर किस तरह के चार्जेस आए होंगे? देखो, तो न्यूट्रल यानी कितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, यानी इसमें पॉजिटिव भी है और इसके अंदर नेगेटिव भी है। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन लीफ के ऊपर किस तरह का चार्ज आया होगा? नेगेटिव आया समझ में? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इलेक्ट्रोस्कोप वाला, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको हम चार्ज करना चाहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से। तो देखते हैं इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अभी न्यूट्रल है और हम इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और हम इसको चार्ज देना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं। इसको अपन क्या करना चाहते हैं? नेगेटिवली चार्ज देना चाहते हैं। नेगेटिव चार्ज देना है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए इसके अंदर? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके पास कौन सा ऑब्जेक्ट ले गए? एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले गए। किस तरह का चार्ज ऑब्जेक्ट ले जाएंगे हम इसके पास में? माइनस वाला। ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास ले गए। नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास ले जाने से क्या हुआ? जैसे ही हम इसके पास नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले गए, इसके अंदर हमें एक हलचल देखने को मिली। इसका क्या हो गया? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है सिमिलर चार्जेस जो होंगे वो आपके अपोजिट सरफेस पर यानी दूर वाले सरफेस पर इकट्ठे होंगे, और इसके जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो पास वाले सरफेस पर इकट्ठा होने स्टार्ट होंगे। यानी इसका अपोजिट चार्ज कौन से हैं? इसके अंदर जितने भी प्लस होंगे वो प्लस यहाँ पे इकट्ठे होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ से ये नेगेटिव। सही है, तो अब और ये बीच में कुछ
प्लस माइनस पड़े हुए होते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये इसका पोलराइजेशन हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों को इसी चीज को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देंगे आप उसको, अर्थ से, यानी इसकी अर्थिंग कर देंगे। एक वायर ले जाएंगे और वायर को अर्थ तक ले जाएंगे। वायर को अर्थ तक ले जाने से क्या होगा, ये कौन से चार्जेस होंगे, बाउंड चार्जेस। ये देखो, दीज आर बाउंड चार्जेस। और ये चार्जेस कौन से चार्जेस हैं आपके, फ्री चार्जेस। तो ये फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अर्थ के अंदर, ट्रांसफर हो जाएंगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गए। अब चौथे स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में जैसे ये ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद हम इस वायर को यहाँ से काट देंगे, इस वायर को यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद में इसको तब तक इसको नहीं हटाएंगे, जब तक वायर को नहीं काटेंगे तब तक हम इसको नहीं हटाते, ठीक है। इस वायर को काटने के बाद में हमने इसको भी हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गए। जैसे ही अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गए, अब आप खुद देख लो इस बॉडी का चार्ज कैसा हो गया। इस बॉडी का चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो पहला केस हो गया, हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना हमको नेगेटिव चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट को अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो क्या करना, ये वही सेम ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कैसा है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल था, ठीक है। इसको हमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके बाद में हम एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ले जाने से क्या होगा इसका पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किस तरह से होगा इसका, इसका हो जाएगा पोलराइजेशन, ये जैसे इस तरह से। तो इसकी वजह से इसके ऑपोजिट चार्जेस यानी नेगेटिव सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे ऑपोजिट फेज पर, और ये बीच में कुछ इस तरह से होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया इसका पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के बाद में क्या होता है, उसको पोलराइजेशन हो गया और इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर दिया अर्थ वायर। ये प्रोसेस होने के बाद में हमने अर्थ वायर कनेक्ट किया। अर्थ वायर कनेक्ट किया तो अर्थ वायर कनेक्ट करने से क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस चल के अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो, ठीक है। अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, इस वायर को काट दिया और काटने के बाद में इसको हटा दिया। हटाने से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गए, आपको हट गए यहाँ। अब बताओ इसका चार्ज कैसा हो गया, और इसको भी हटा दिया तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपको, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी में कौन होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में कौन होंगे इलेक्ट्रॉन। से ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसा दिखेगा और इसका चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आ रहा होगा कि हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज चल नहीं सकता, तो पॉजिटिव चार्ज चल के अर्थ के अंदर ट्रांसफर कैसे हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सवाल है आपके दिमाग में जो आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये पॉजिटिव थे, तो इट मीन यहाँ से अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इसने खींच लिया और अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ट्रांसफर हो गए। जैसे ही अर्थ के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन ने इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया आपस में। न्यूट्रलाइज करते वापस मेजॉरिटी में कौन आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। तो हमेशा यही होता है, पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर नहीं जाते, अर्थ के इलेक्ट्रॉन चल के पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं अर्थिंग के दौरान, ठीक है, और आपके उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। These are the three processes by the help of which we can charge an object. ठीक है, first process is your process by rubbing, that is by rubbing. Second is by conduction, यानी टच करके, कांटेक्ट करके, और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी उसको पोलराइज करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के आपके प्रोसेस हैं चार्जिंग वाले। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो इसको देखते हैं आप। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तीन प्रॉपर्टीज चार्ज की वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से हम आगे भी पहले पढ़ चुके हैं, कई तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं चार्ज की, और अब और तीन प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज की, ठीक है। तो हेडिंग डालें है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज, पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब हम चार्जेस जो होते हैं उनको सिंपल से अलजेब्रा के रूल्स यूज करके हम सिंपल सा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए आपको लिखे देता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास में चार्ज है +5 कूलम। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज है -3 कूलम, ठीक है। जब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो +5 और -3 मिला के कितना देंगे, +2। तो इस ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, चार्जेस को जब ऐड करना है तो हम कौन सा रूल को यूज करेंगे, अलजेब्रा वाले रूल को यूज करेंगे, सिंपल सा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मैंने बोला एक हाइड्रोजन का एटम लेके आया और दूसरा में 2 ऑक्सीजन के एटम लेके आया O2, और इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल एटम कितने हो गए मेरे पास में, 3। इसी तरह से Zn लेके आया और आपका एक SO4 लेके आया तो टोटल कितने हो गए मेरे पास में, Zn का 1 हो गया, SO4 का 1 हो गया, तो टोटल 2 हो गए एटम मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये समझना होता है। तो जब भी अपन ये जो जोड़ा है ये सिंपल सा आपका अरिथमेटिक यूज हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे जो यूज कर रहा है वो है आपका अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो अलजेब्रा के रूल्स यहाँ पे यूज होते हैं और यहाँ पे आपके अरिथमेटिक। तो याद रखना, जब चार्जेस को जोड़ेंगे अपन तब अरिथमेटिक यूज करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अपन कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या इसको इस तरह से ले लेते हैं स्क्वायर शेप में। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे चार्ज पड़ा है -1 कूलम, यहाँ पे पड़ा है -2 कूलम, यहाँ पे चार्ज पड़ा है +2 कूलम, यहाँ चार्ज पड़ा है 5 कूलम, और बीच में चार्ज पड़ा हुआ है आपका यहाँ पे 5 कूलम। बताओ इस ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। आप इन सबको सिंपल सा अलजेब्रा के रूल के हिसाब से जोड़ दो, -1 -2 +2 +5 +5 -2, ये कट गए, 10 में से 9 एक गया तो ये 9 कूलम जो है वो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज हो गया। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस को हम सिंपल सा अलजेब्रा के रूल को यूज करते हुए अपन जोड़ सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सेकेंड है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ charges. Second is your quantization of charges. First है additivity of charges. Quantization of charges का मतलब होता है हम अब डिसाइड करना चाहते हैं, चार्ज की क्वांटिटी को डिसाइड करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वांटाइजेशन का मतलब है we will decide the quantity of charge। अब हम लोगों को ये पता है कि सबसे छोटा चार्ज जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या उससे छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है हमारे लिए? उससे छोटा अब तक हमारे लिए कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। चलो, तो हमने किसी भी प्रोसेस से, चाहे अपन रबिंग वाला प्रोसेस यूज किया, चाहे हमने कंडक्शन वाला प्रोसेस यूज किया, चाहे हमने इंडक्शन वाला प्रोसेस यूज किया, हुआ क्या था तीनों केसेस के अंदर हमने ये देखा था, देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमेशा
ट्रांसफर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके साथ साथ क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रॉपर्टी होती है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि पार्टिकल है उसके पास खुद के पास मास है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन के पास खुद का चार्ज भी होता है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके साथ कुछ मास भी ट्रांसफर होगा और उसके साथ कुछ चार्ज भी ट्रांसफर होगा। तो जैसे ही हमने बोला कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया है, तो हमने इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन चला यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ट्रांसफर हो गया। मैंने बोला दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? जस्ट उसका डबल यानी 3.2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यानी कि आपके कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? 4.8 × 10⁻⁹ कूलम। मैंने बोला 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, आप बोलोगे सर 6.4 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला चलो आप ऐसा करो, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप 2.5 चार्ज कूलम चार्ज देके बताओ, 2.5 कूलम का चार्ज देके बताओ। आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया। लेकिन अभी भी वो तो कम है, हमें तो 2.5 चाहिए, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर दिया। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर करते हैं, हम क्या देखते हैं? आपका चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। हमें कितना करना था? 2.5। ये तो ज्यादा हो गया उससे। तो 3.2 अगर 2.5 से ज्यादा हो गया तो हम क्या 2.5 हमारी मर्जी से हम दे सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज? हम कभी नहीं दे सकते। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा चार्ज जो होगा वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी उसी से रिलेटेड होगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज, इसी चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें तो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज देना है, तो मैंने ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज और ट्रांसफर हो गया आपका? 3.2। और ट्रांसफर किया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया आपका? 4.8। और ट्रांसफर किया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया आपका? 6.4। दिस इज योर 0। इसको अपन ने बोला 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको अपन बोलते हैं 3.2। इसको अपन बोलेंगे 4.8। इसको अपन बोलेंगे 6.4। इसको अपन बोलेंगे 8.0। ये देखो, हम क्या इसके बीच के चार्जेस दे सकते हैं? क्या मैं 2.5 3.2 और 1.6 के बीच का चार्ज दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्या मैं 3.2 और 4.8 के बीच का चार्ज दे सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट को? नहीं दे सकता। तो चार्ज हमेशा स्टेप्स में बढ़ता है। कितना स्टेप है? हमेशा हर बार 1.6 का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस 1.6 1.6 1.6 1.6, हमेशा ये 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल ही चलेगा चार्ज आपका। आप अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज को ट्रांसफर नहीं करते। किसी भी चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चार्ज को ट्रांसफर करोगे तो उस समय आपका जो चार्ज होगा 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज आपका ऐसे स्मूथ नहीं चल सकता, ये ऐसे यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे नहीं चलेंगे। चार्ज में 0 से 1.6, उसके बाद सीधा 3.2, उसके बाद सीधा 4.8, यानी 1.6 के हिसाब से चलेगा, प्लस होता जाएगा। आप आपकी मर्जी से नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसी चीज को अपन लिख देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज इज द total charge of an object is always integral multiple of 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है क्या? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल e, ठीक है। तो इसी चीज को अब लिख देते हैं अपन वर्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज on a body is not continuous quantity, is not a continuous quantity, but is always an integral multiple of
but is always an integral multiple of charge of charge on one electron, that is small e is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। यानी जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को चार्ज दोगे तो उसका टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज यानी कैपिटल Q, टोटल चार्ज होगा इट विल बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम यानी E, स्मॉल e का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा m। जैसे कि मैंने बोला आपको कि देखो चार्जिंग के दौरान होता है, चार्जिंग के दौरान हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए, मैंने बोला आपको बोला कि चलो एक ऑब्जेक्ट के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, n क्या हो गया 10 और e की वैल्यू ये रही आपके पास। मैंने बोला आपको कि चलो 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो e को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, पहले तो न्यूट्रल थे, अब एक्स्ट्रा कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 को e से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरह से ये इक्वेशन बन गई आपकी, दिस इज द टोटल चार्ज, कैपिटल Q इज टोटल चार्ज, Q is equal to n और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला फॉर्मूला आता है, Q is equal to n, that is total charge of an object is integral multiple of basic unit of charge। ठीक है, अब तीसरी तरह की प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ इस यूनिवर्स के चार्ज जो है वो कंजर्व है। नेट चार्ज पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज जो है वो हमेशा जीरो होगा। जीरो नेट चार्ज का मतलब क्या है, जितने यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव हैं उतने के उतने नेगेटिव हैं। ठीक है, यानी कि हम चार्ज को जो होते हैं नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, हम चार्ज को केवल ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ रबिंग, बाय द एक्शन ऑफ कंडक्शन, बाय द एक्शन ऑफ इंडक्शन, कोई भी प्रोसेस हो सकता है आपका। ठीक है, हम केवल चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम सिंगल चार्ज को नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और नहीं हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, और यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इसको अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। पहला होता है आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल चार्ज। ठीक है, तो ए पॉइंट इसका आइसोलेटेड charges cannot be created nor these can be destroyed। नहीं तो हम आइसोलेटेड चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं और नहीं हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स के जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे आपके कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज जीरो, यानी जितने यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव है उतने के उतने यूनिवर्स के अंदर नेगेटिव है। मैं बोलता हूँ एक ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना है तो मैंने क्या कर दिया, इसको रब करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसको रब करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। क्या यूनिवर्स से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे यूनिवर्स में यानी यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, isolated charges cannot be created nor these can be destroyed, but charges can be transferred from one object to the other object। हम चार्जेस को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना हो गया, कांस्टेंट, नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दैट इज योर जीरो। अब जब एटम बम बना तब एक बड़ी अलग तरह की चीज देखने को मिली कि जब एटम बम बना तो उसके अंदर जो एनर्जी कहां से आई। ठीक है, तो ये देखा गया, ये इस चीज ने हमें खोजने को मजबूर कर दिया कि ये जो एटम बम जब फटा था, एटम बम के अंदर जो एनर्जी कहाँ से आई। जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्लियर किया कि ये एनर्जी कहाँ से आती है। उन्होंने बोला एनर्जी आई तो इसका मतलब वहां से कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो है या
डेस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए इक्वेशन दी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, बड़ी फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बड़ी ही फेमस इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जब भी m यूनिट चार्ज m यूनिट मास डिस्ट्रॉय होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी बनेगी, और क्योंकि C की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसका स्क्वायर है, तो ये एनर्जी जो होती है बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बोला था कि जब भी एटम बम फटा तो उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गए यानी मास डिस्ट्रॉय हो गया, तो मास डिस्ट्रॉय कहां से हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ इसका मतलब। और अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ इसका मतलब क्या, डिस्ट्रॉय हुआ उसके साथ में क्या खत्म हुआ, उसके साथ में चार्ज भी खत्म हो गया। और हमारा इक्वेशन, हमारा जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो क्या बोलता है, आइसोलेटेड चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते। और आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ है, मास डिस्ट्रॉय हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ, हमारा ये जो लॉ है ये कहां गया, इसके ऊपर फिर बाद में कंट्रोवर्सी बनती जाती है, ठीक है। सॉरी। तो अब इसी चीज को क्लियर करने के लिए और सोचा गया, साइंटिस्ट ने और सोचा, और ये सोचा कि आपका जब भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा उसके साथ में एक पार्टिकल और डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा सोचा गया था, देखा नहीं गया था उस समय, ठीक है। और उस पार्टिकल का नाम दिया उन्होंने पॉजिट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हुआ। पॉजिट्रॉन नहीं दिखा होगा, शायद वो न्यूक्लियस के अंदर होता है इसलिए नहीं दिखा, ठीक है, बाद में मिल गया, पॉजिट्रॉन भी आपका क्लियर भी हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा। पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या डिस्ट्रॉय हुआ उसके साथ में, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता क्या है, पार्टिकल हैविंग सेम मास एंड चार्ज opposite to that of electron, ठीक है। पार्टिकल हैविंग सेम मास एंड चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है और उसका चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, उसके बराबर ही होता है, ऑपोजिट होता है चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारा जो लॉ था ये कि हम सिंगल चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम सिंगल चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा कि जब भी एटम बम फटा उसके अंदर कुछ एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था m के अकॉर्डिंग आपका एनर्जी बनी है, तो वहां पे मास डिस्ट्रॉय हुआ। तो हमने क्या देखा, मास डिस्ट्रॉय हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसके साथ चार्ज भी तो डिस्ट्रॉय हुआ था। तो चार्ज के लिए हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी तो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से नेट चार्ज कितना हो गया, यूनिवर्स का 0, और हमारा लॉ बन, ठीक है। ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब इसके अंदर और इसको थोड़ा डीपली देखा गया तो उन्होंने देखा एक पॉजिट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों को मिला दिया, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है क्योंकि पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। इसको बोला जाता है एनिहिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एनिहिलेशन। इसका बी पार्ट, किसी का बी पार्ट यहाँ लिख, ए पार्ट तो ये हो गया और बी पार्ट हो गया आपका एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है निगलना। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, निगलना। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में हमने एक पॉजिट्रॉन मिलाया, तो हमें देखा कि गामा रेज निकली। क्या निकली आपकी, गामा रेज। गामा रेज होती क्या है, एनर्जी होती है, ठीक है, रेडिएशन होते हैं। तो हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, इन दोनों को जब मिलाया गया, दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जैसे ही मिले उसके अंदर से कुछ गामा रेज निकली, यानी एक पेयर जो रिलीज होता है, डिस्ट्रॉय होता है इलेक्ट्रॉन ने, ये दोनों जैसे गायब हो गए उसके साथ साथ क्या निकला,
गामा रेज, और हमने यही तो देखा था जब एटम बम फटता है तो उसके अंदर से काफी सारे रेडिएशन निकलते हैं। वो रेडिएशन है क्या, यही तो बोल रहा था मैं ऊपर आपको कि एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, हमने क्या सोचा उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी गायब हो गया। तो एक अगर नेगेटिव चार्ज गायब हुआ तो पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया और आपका नेट चार्ज फिर से यूनिवर्स का 0 हो गया, ठीक है, और हमें ये रेडिएशन देखने को मिलते हैं। दिस इज योर एनिहिलेशन बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है आपका एनिहिलेशन। अब इसके साथ साथ एक पेयर प्रोडक्शन होता है, सेकंड, इसका ये फर्स्ट पार्ट था और इसी का अब सेकंड पार्ट है। वो सेकंड पार्ट है आपका पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, हमने मान लेते हैं एक बहुत हैवी मेटल ले लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल ले लिया, जैसे प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ में हमने प्लेटिनम के ऊपर हमने जैसे ही गामा रेज को इंसिडेंट करवाया, हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन बन गया और उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी बन गया। दिस इज योर पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे ही हमने चार्ज क्रिएट किया, देखो ये प्लस चार्ज हो गया, वापस दूसरा माइनस चार्ज आ गया, दोनों आ गए, प्लस माइनस दोनों आ गए, वापस नेट चार्ज कितना यूनिट कांस्टेंट। यहाँ पे जैसे ही गायब हुए चार्ज, एक प्लस गायब हुआ, दूसरा माइनस गायब हुआ, हमें रेडिएशन देखने को मिले, लेकिन दुनिया से कितना चार्ज गायब हो गया, वापस से 0, और दुनिया का चार्ज वापस कितना हो गया, एक प्लस गायब हुआ, एक माइनस गायब हुआ, वापस से यूनिवर्स का चार्ज कितना हो गया आपका 0। तो ये था एनिहिलेशन और ये था प्रोडक्ट पेयर प्रोडक्शन। एनिहिलेशन का मतलब होता है निगलना। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है आपका, निगलना। तो एनिहिलेशन का मतलब लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, द चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम पेयर के अंदर चार्जेस क्रिएट भी कर सकते हैं और पेयर के अंदर चार्जेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिंगल चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे वो कंजर्वेशन लॉज बच गए। So annihilation, the charges in pair can be created or destroyed। जैसे कि आप एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन को मिलाते हैं तो ये दोनों मिलकर गायब हो जाते हैं, हमें क्या मिलती है, रेडिएशन मिलती है। इसी तरह से एक हैवी मेटल के ऊपर जब बहुत लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी में हम गामा रेज इंसिडेंट करवाते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, इसको एनिहिलेशन बोलते हैं। दिस वाज These are the three basic properties of charges। पहला charges, additivity of charges, second quantization of charges, third conservation of charges। यहाँ आके आपका इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये जो चार्जेस हैं, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।